नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और आज की वीडियो के बुनियादी तौर पे दो तीन मकासद हैं। एक तो वज़ीर आज़म आज चकवाल गए, वहाँ उन्होंने कुछ बयानात दिए, उन बयानात का तजिया करना है। दूसरा ये है कि उन बयानात से नतीजा क्या निकल रहा है। और तीसरा, अपोजिशन की जो रैली जा रही है उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो वज़ीर आज़म जब चकवाल गए तो उन्होंने एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेकर तनकीद कर रही है। इमरान खान साहब शायद ये कहना चाहते हों कि जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है, जो मरीम नवाज़ का बयानिया है, जो PDM का बयानिया है, उसके ऊपर तनकीद करना चाह रहे हों। और लेकिन उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने आज तक कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं की और इदारों का वो बड़े दिलो जान से एहतराम करते हैं और बड़े एहतराम से नाम लेते हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि जो सिपाही सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है हम उसका एहतराम करते हैं, उसको सल्यूट करते हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कुछ किरदारों की बात ज़रूर की है। इमरान खान साहब अब पता नहीं किस जहनी रौ में हैं। अब कुछ लोगों को भड़काने की लगता है कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें जी आपके ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह के बयान से यूँ लगता है कि इमरान खान जलती पर आग लगाना चाहते हैं। लेकिन हमें इस मौके पर यह भी सोचना चाहिए कि इमरान खान तो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उससे पहले जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये फ़ौज के बारे में, इदारों के बारे में क्या बयानात देते थे, जर्नैलों का नाम लेकर किस तरह तज़हीक आमेज़ रवैया रखते थे और किस तरह एक बड़े बावकार और बाइज़्ज़त इदारे को बदनाम करने की कोशिश करते थे। ये बुनियादी तौर पर इसी तरह के मतलब परस्त किस्म के लोग हैं। जब किसी से काम हुआ तो चुप हो गए, जब किसी से काम नहीं पड़ा तो फिर उसके ख़िलाफ़ हो गए। तो ये इमरान खान ने आज बयान दिया। इस वक्त बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है कि नाज़रीन को चंद वीडियोज़ दिखाना, ऐसी वीडियो जो किसी और की नहीं, जो मैंने नहीं कही, अपोजिशन ने नहीं कही, PDM ने नहीं कही, जो इमरान खान साहब के जो आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे तो उस इदारे के बारे में जिसके तवस्सुत से कहा जाता है कि ये हुकूमत में आए हैं, उस इदारे के बारे में ये क्या कहते थे, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, क्या इनकी टोन होती थी, क्या इनका मैनरिज़म होता था। मेरी नाज़रीन से दरख्वास्त है, ये 3-4 मिनट की मुख्तलिफ वीडियोज़ हमने कंपाइल की हैं। इनको गौर से देखिए और सोचिए इसके बारे में कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान किस इदारे के बारे में किस लहजे में बात कर रहे हैं। एक चेक पोस्ट के ऊपर 5 जजेस को मारा, 3 औरतें, एक बेचारी प्रेग्नेंट औरत थी और वो औरत हाथ उठा रही है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको गोलियां मार रहे हैं। तो जब तक इन मुजरिमों को, ये मुजरिम है जिसका एक लड़के को कराची में मारा गया। एजेंसीज का एक काम होता है कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। में तहरीक इंसाफ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर खलील, वो और उसका भाई ट्राइबल इलाके में 2 गाड़ियों में जा रहे थे। पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आया, वो सारे गाड़ियों से निकले, गाड़ियां रोकी और कानून जो उनको कहता था हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, गाड़ियों से बाहर निकल गए। वो हेलीकॉप्टर गन, अपनी हेलीकॉप्टर गनशिप ने उनको शेल किया, उसका भाई मारा गया, भाई के बच्चे मारे। हमारी फौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि अब जब भी शहरों में, अब फौज का कसूर नहीं, आप फौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दें, एक बस्ती से गोली आती है वो सारी फौज उधर उनको। हदूद रहमान रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तरीके से आज से 35 साल पहले लिखा गया था कि फौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में, फौज के अंदर करप्शन आई है। जनरल जो है ना उसके अंदर दामी नहीं है ना बड़ा कदम उठा। हाँ, ये तुसी 20,000 लोग सड़कों से कट दो तो जनरल का पेशाब निकल जाएगा। उनके असासे फौजी एहलकार जो हैं या अफसरान हैं और अदालतों के जो अफसरान हैं उनके भी असासे सामने आएंगे, जजेस के, यानी जो कर पाएंगे उनको, जो लोग गवर्नमेंट की सैलरीज पे एग्जिस्ट करते हैं और पॉलिटिशियंस, सबके असासे डिक्लेयर होने चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या? कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है
جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی ہے میں حیران ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے. ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا, ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا. میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں کہ اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا, یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہے, یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی, اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے, اس کے بعد ایک نیا وہاں نظام آ گیا, وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے, اسی طرح کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں بمباری کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ ترکی کا جو لیڈر آیا اس کو فوج نے اس کی بات نہیں مانی, اس کو روکا, چھوٹی سی چیز تھی, اس نے کیا ان کے سامنے لیٹ گیا, اس نے کہا عوام کے پاس گیا, الیکشن کروائے, پہلے سے زیادہ میجورٹی لے کے آیا, اور آج 125 فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ترکی کے اندر. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں, حمود الرحمان کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھا, جسٹس تھا. اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں کچھ چیزیں تو پڑھیں. اس نے کہا فوج کی ٹاپ براس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, کرپٹ ہو گئی ہے, سافٹ ہو گئی ہے, پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے, ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. تب کہا تھا ہی از بین ریسپانسبل فار the slaughter of these people where there were women and children in the Red Mosque. He has been responsible for rather than giving the rights to the people of Balochistan by sending the army and killing the extrajudicial killing of Nawab Akbar Bukti and turning what was a movement for rights into an independent struggle now in Balochistan. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج, اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا, 200 لوگوں کو گولیاں لگتی. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے, چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا. فوج جو آج فوج کروا رہا ہے جنرل مشرف اپنی کرسی کے لیے, آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے, اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاور میں آئے گی اگلی باری, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس ملک میں فوج اپنے آئینی رول کے اندر رہے گی. کیسے؟ ہم لے کے آئیں گے. میں اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, میں اجازت دوں فوج کو کہ آپ فیصلے کریں کہ کیسے جنگ لڑنی ہے, میں فیصلے کروں گا. Apart from the fact that he has admitted on BBC that he violated the constitution of Pakistan, General Musharraf was one of the most hated men in Pakistan today. People hold him responsible for getting us stuck in someone else's war, where today all along the western border, our own army is killing our own people. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی, اب اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک جو آج کا بیان ہے ایک فرسٹریٹڈ شخص کا بیان لگتا ہے, ایک ایسے شخص کا جو جعلی طریقے سے حکومت میں آیا اور اب شاید اصلی طریقے سے واپس جانے لگا ہے. اسی ضمن میں ایک اور بیان بھی آج بڑا دلچسپ تھا, اور وہ انہوں نے بیان دیا وزیر اعظم پاکستان نے, اگر کسی نے ان چوروں کو NRO دینے کی کوشش کی تو وہ بہت بڑی غلطی ہوگی, اسی طرح کا کوئی بات کی. اچھا, NRO تو عمران خان صاحب خود نہیں دینا چاہتے تھے, پہلے یہ کہتے تھے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, ان چوروں ڈاکوؤں کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کسی اچانک کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی حکومت چند دنوں کی رہ گئی ہے, اور چند دنوں میں ان کے بعد جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ادارے ہیں, جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, وہ اپوزیشن کو کوئی NRO دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اس سے مراد ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو غیر جمہوری قوتوں سے 2018 میں ایک بڑی فاش واضح غلطی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اب اپنی غلطی کو درست کرنا چاہتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو خط غلط کی طرح, حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہوں. ہو سکتا ہے انہیں احساس ہو گیا ہو اور انہیں پچھتاوا ہو رہا ہو کہ یہ کس احمق شخص کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا جو دوسروں سے زیادہ ہماری بدنامی, ہماری جگ ہسائی کا سبب ثابت ہو رہا ہے, جو اس ملک کی بدنامی کا سبب ثابت ہو رہا ہے, جو کبھی
कभी चीन और जापान की सरहदें मिला देता है और कभी पाकिस्तान के 12 मौसम ईजाद कर लेता है। ऐसे शख्स के ऊपर और ऐसे शख्स की सिलेक्शन के ऊपर किसी को भी पछतावा हो सकता है। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके इनका तजिया करें तो जो बात हम गुज़िश्ता कई दिनों से कह रहे हैं वो ये है कि ये खौफ का शिकार है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, मामलात की बागडोर इनके हाथों से निकल रही है। इस हुकूमत के आखिरी दिन अब करीब आ चुके हैं। सेनेट के इलेक्शन में जो फुर्तियां इन्होंने दिखाने की कोशिश की वो लगता नहीं है कि कामयाब होंगी और चंद ही दिनों के बाद किसी न किसी तरह से ये हुकूमत चली जाएगी और जब चली जाएगी तब हमें पता चलेगा कि इस हुकूमत में कितनी करप्शन हुई है, इन्होंने मुल्क को किस तरह लूटा है, इन्होंने मुल्क को किस तरह बर्बाद किया है, इन्होंने मुल्क को किस तरह बदनाम किया है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है और आज के 2 बयानात से लगता है इमरान खान को भी अपनी छुट्टी होने का यकीन आ गया है।